हेलो एंड वेलकम टू पीसीबी ट्रैक क्लासेस। आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले जानकारी हमारे भारत के एक महर्षि महर्षि कणाद ने दी थी। अकॉर्डिंग टू महर्षि कणाद, all substances are made up of very small particles called परमाणु। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा गया। उस समय साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, इतना तरक्की पर नहीं था, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा आगे चर्चा नहीं हुई, आगे डिस्कशन नहीं हुआ। फिर रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखें तो सर जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी सब्सटेंस को कट करते जाएं, काटते जाएं, तो उसका आकार छोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना छोटा हो जाएगा कि उसको किसी भी तरीके से काटा नहीं जा सकेगा। इस इनडिविजिबल पार्टिकल को, जिस पार्टिकल को हम कट नहीं कर सकते, उन्होंने नाम दिया एटम। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, all substances are made up of very small indivisible particles called atoms। सभी पदार्थ बहुत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिनको परमाणु कहा गया। बाद में जे जे थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, इनके खोज ने, इनकी डिस्कवरी ने हमको ये बताया कि वास्तव में एटम इनडिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स एटम इज नॉट एन इनडिविजिबल स्ट्रक्चर। परमाणु कोई अविभाज्य कण नहीं है। उन्होंने अपनी स्टडीज में ये बताया कि देयर आर पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन एटम। परमाणु से भी छोटे पार्टिकल्स खोजे गए, जिसमें जैसा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है और क्लास 11th के इनिशियल में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। कैथोड रेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। उसके तुरंत बाद गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने एनोड रेज या कैनाल रेज के द्वारा प्रोटॉन की खोज की। और बाद में जेम्स चैडविक ने सेरेंडिपिटली, यानी कि अचानक ही एक नए कण या न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन की खोज की। यह डिस्कशन बहुत बार अलग अलग तरीके से आपके सामने आ चुका है। तो ये तय रहा कि कोई भी एटम मेनली दो पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है, उससे मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन का काम इनके परस्पर रिपल्सन को बैलेंस करने का होता है। तो कुल मिला के मेन डिस्ट्रीब्यूशन हमको समझना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम की संरचना में, परमाणु की संरचना में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर होते हैं और इनका अरेंजमेंट क्या है, इसी को कहा गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सर जे जे थॉमसन के मॉडल को। जे जे थॉमसन का मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इसी को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, क्योंकि उनके डिस्कशन के हिसाब से अगर हम चलें तो हमने ये पाया कि एटम जो है ये स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे वाटरमेलन होता है उस तरह का होता है, एटम गोल आकार का होता है। सेकेंड पॉइंट है द पॉजिटिव चार्ज, दैट इज प्रोटॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। इसका मतलब उस पूरे परमाणु में जो धनावेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो पूरे परमाणु में समान रूप से इक्वली बटा हुआ होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो इलेक्ट्रॉन से थर्ड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में धंसे हुए होंगे। तीसरा लास्ट पॉइंट है, चूंकि ये मॉडल बहुत हद तक वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल
कहलाता है या वाटरमेलन से मिलता जुलता है, इसलिए इसको ये भी कहा गया। इस सिद्धांत की कमियां क्या है? फेल्यूर, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एज इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट टुगेदर इन कांटेक्ट व्हाई दे आर नॉट न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ हैं, तो फिजिक्स के अनुसार इनमें शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए था, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए, किंतु एटम में ऐसा नहीं होता। तो ये पहला मॉडल शुरुआती था। बाद में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया एटॉमिक मॉडल देने से पहले, जिसको हम कहते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच ही टुक अ फिल्म ऑफ गोल्ड एंड बम्बार्डेड इट विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। उन्होंने सोने की एक पतली पन्नी ली, पतली झिल्ली ली, और उस पे अल्फा पार्टिकल 2He4 या He+2 हीलियम का धनायन +2 धनायन, इसके बम्बार्डमेंट की। एक जिंक सल्फाइड की शीट, अ जिंक सल्फाइड शीट इज प्लेस्ड बिहाइंड गोल्ड फिल्म। व्हेन फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक इट, अ ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। तो जब कभी भी तेजी से गति करता हुआ अल्फा पार्टिकल इस जिंक सल्फाइड के पर्दे पर टकराएगा, जो कि गोल्ड फिल्म के पीछे लगाया गया, तो चमक उत्पन्न होगी। इससे एक्सपेरिमेंट में पता ये चलेगा कि कितने अल्फा पार्टिकल गोल्ड फिल्म को पार करके जिंक सल्फाइड तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो इन दिस एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड एंड कंक्लूडेड फॉलोइंग पॉइंट्स। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ चीजों को देखा और उनसे कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। पहला निष्कर्ष ये था, मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फिल्म अनअफेक्टेड। अधिकांश कण गोल्ड की फिल्म से, गोल्ड की पन्नी से बिना प्रभावित हुए सीधा पार हो गए। इसका क्या मतलब निकला? तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज हॉलो और एम्प्टी। परमाणु का अधिकांश हिस्सा खोखला होता है, वहां कुछ नहीं होता। दूसरा, उन्होंने ये देखा कि अ फ्यू पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल्स। कुछ अल्फा कण बड़े कोणों से विचलित होते हैं, बाहर निकलते तो हैं लेकिन वो इधर या उधर, दाईं बाईं और ऊपर नीचे बड़े कोणों से विचलन होता है। अल्फा कण पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक कण है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इन धनात्मक कणों को प्रतिकर्षित करने वाला, रिपेल करने वाला जो पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो उन्होंने कंक्लूजन दिया, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर प्रेजेंट इन द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे न्यूक्लियस या नाभिक कहा जाता है। आखिरी कुछ ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि अ वेरी फ्यू, नियरली 1 in 20,000 पार्टिकल्स रिटर्न बैक टू द सेम पाथ। 20,000 में से एक कण जिस पथ पर गमन करते हैं उसी पथ पर वापस भी आ जाते हैं, यानी किसी चीज से टकरा के वो रिटर्न हो जा रहे हैं। इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि टोटल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। नाभिक में परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान निहित होता है, एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। ये था रदरफोर्ड का अल्फा एक्सपेरिमेंट प्रयोग। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकाला उन्होंने, उसके बेस पे उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दी, एटॉमिक मॉडल दिया। तो उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा, आप देखें, एटम इज स्फेरिकल इन शेप, परमाणु गोलाकार होता है। सेकेंड पॉइंट, एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। और उन्होंने कहा कि परमाणु में एक धनात्मक केंद्र होता है जिसे नाभिक कहते हैं।
थर्ड पॉइंट, ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु नाभिक में ही निहित होता है। आखिरी पॉइंट, चौथा जो है, आखिरी नहीं है, फोर्थ पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। पांचवा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये मॉडल हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल से काफी मैच करता है, जहां सूर्य केंद्र में है और सभी प्लैनेट्स उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, सभी ग्रह उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से इन्होंने बताया कि एटम में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, ऑल द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज एम्प्टी। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का लगभग सारा क्षेत्र जो होता है, सारा एरिया, वो खाली होता है, वहां कुछ भी नहीं होता। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच पूर्णतः स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। अब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफेक्ट था, क्या कमी थी? पहली कमी तो ये थी कि दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये मॉडल किसी भी एटम के स्थायित्व को समझाने में असफल रहा। कैसे असफल रहा? According to physics, if a charged particle revolves around another charged particle in a circular path, it gets accelerated and loses its energy continuously. फिजिक्स कहता है, भौतिकी के अनुसार, जब कोई आवेशित कण किसी विपरीत आवेशित कण के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है तो वो लगातार अपनी ऊर्जा क्षय करता जाता है, अपनी ऊर्जा खोता जाता है। So its path continuously shrinks and at last it falls in the center. और ऊर्जा खोने के कारण घूमने वाले कण का पथ लगातार सिकुड़ता जाता है और अंततः ये केंद्रीय कण में समा जाता है। यानी अगर इसके अनुसार परमाणु की संरचना धनावेश यानी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार पथ में घूमने की है, तो इलेक्ट्रॉन को भी घूमते हुए अपनी ऊर्जा क्षय करनी चाहिए, उसका पथ जो है सिकुड़ना चाहिए और अंततः इलेक्ट्रॉन को नाभिक में समा जाना चाहिए। So if electron revolves around the nucleus in a circular path, why it is not falling into the nucleus? किंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता, जिससे ये सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का क्षय नहीं कर रहा है, यानी उसका पथ सिकुड़ नहीं रहा है। इससे यह भी साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर नहीं लगाता। दूसरा, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ये सिद्धांत परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी असफल रहा। According to this model, electron revolves around the nucleus in a circular path. It should lose energy in a continuous manner. So its spectrum should be continuous, but the spectrum of atom is discrete. इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, अतः उसे लगातार अपनी ऊर्जा खोनी चाहिए, लगातार ऊर्जा का क्षय होना चाहिए। अतः जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होना चाहिए वो सतत प्रकार का होना चाहिए। लगातार ऊर्जा के क्षय से प्राप्त स्पेक्ट्रम हमेशा सतत होते हैं, किंतु परमाणुओं के स्पेक्ट्रम विविक्त होते हैं, यानी इनमें निश्चित रेखाएं होती हैं। तो ये हमारा रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत हुआ। अगली कक्षा में हम इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।